तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं ये होप करता हूं कि आप लोगों ने ये हफ़्ता एंजॉय किया होगा। इस हफ्ते में मार्केट की उथल पथल से आपकी ज़िंदगी एकदम दूर रही होगी। तो दोस्तों हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसके अंदर हम एक कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को एजुकेट करके और अपनी जो नॉलेज है उसको रिवाइज़ करके। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के टॉपिक पर मैं आता हूँ और आप लोगों को कुछ मार्केट की जो मैंने थ्योरी पर रिसर्च किया इस हफ्ते क्या रहा तो वो सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस हफ्ते मार्केट नीचे गई या ऊपर गई? डाउन गई। इस बार मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गई, यहाँ तक कि आज मार्केट 980 पॉइंट सेंसेक्स हमारा नीचे गया आज जो क्लोज हुआ है। लेकिन एक टाइम पे ये 1000 पॉइंट तक भी चला गया था। ठीक है, अब कारण ये जानना होगा कि आखिर मार्केट में जो गिरावट आ रही है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो अगर तुम लोगों को इसे ऐसे प्रोफेशन अपनाना है तो मैंने आपको ये एकदम स्पष्ट बता देना है कि इस मार्केट को रिसर्च करने वाला व्यक्ति बहुत दिमाग वाला होता है। अगर उसके अंदर ये आदत आ गई कि रिसर्च करना है, बार बार मुझे कोई ना कोई चीज़ रिसर्च करनी है और रिसर्च करके उसका जवाब देना है। ठीक है, नहीं तो क्या है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं हम उसमें रिसर्च बाहरी तरफ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है एज ए इंडिविजुअल समझना है कि इकोनॉमिक्स कैसे रन होती है। और जब हम एज ए इंडिविजुअल समझेंगे कि आज मार्केट क्यों डाउन गई या क्यों अपसाइड पे गई तो आप लोग इस बात का आंसर भी ढूंढ लोगे और आप शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरोगे। आपका ऑलमोस्ट हर प्रेडिक्शन सही होगा, 99% एक्यूरेसी होगी। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन क्या होता है, वो एक नंबर स्पेसिफिक होता है। जैसे हमने कोई चीज़ मान लो कह दिया जैसे कि 43,000 पे हमने कर दिया तो ये हमने नंबर ले आए कि इस नंबर से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें इतने पॉइंट मिलेंगे, नीचे जाएगी तो हमें इतना हमारे पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है ना, ये क्या हुआ, नंबर स्पेसिफिक हुआ। 99% लोग इस बात का पहली बार जब मार्केट खुलने से पहले ही बता देंगे कि आज मार्केट डाउन गई कि नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, कितना जाएगी। ये एक तरीके से सट्टा होता है जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं सीधी सीधी भाषा में, जिसको हम लोग शेयर मार्केट में क्या कहते हैं, ऑप्शन। ठीक है ना, और चालू पुर्जा भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जुआ सट्टा या जो भी कह लो आप, जिसको जो भी नाम दो। लेकिन मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी ये आमतौर पे थोड़ा सा रिसर्च आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ी सी रिसर्च। ठीक है, यहाँ तक कि आप एक न्यूज़पेपर से भी अपने रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोई एक नंबर आपको पूछ ले, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई आज मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, आप रिसर्च कर लोगे आज पूरे दिन, कल आप मुझे बता दोगे सर आज मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, क्यों भाई क्यों डाउन जाएगा, तो आप अपने ट्रेंड्स बताओगे कि सर एशिया मार्केट जो है वो डाउन है, एशियन मार्केट डाउन है, यूरोपियन मार्केट डाउन है, यूएस की मार्केट डाउन है, करेंसी हमारी स्लो हो रही है, मतलब कमज़ोर हो रही है डॉलर के मुकाबले, क्रूड महंगा हो रहा है। ये बहुत से इंडिकेटर्स आप अपने दिमाग में उसका सेल्फ एनालाइज करके बता दोगे कि मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन अगर मैं वहीं पर आ जाऊँ कि कितना जाएगी, 43,000 पे कल निफ्टी गया था तो आज कितने पे रहेगा, तो आप ये नहीं बता सकते। ठीक है ना, ये आप नहीं बता सकते, या बताओगे तो फिर वही बात है कि चार्ट इंडिकेटर्स ये सब चीज़ों पे टेक्निकल जाना पड़ेगा। और वहाँ भी जो है ना 2000 से ज़्यादा लोग, करोड़ों लोग सट्टा मारते हैं, उसमें किसी ना किसी का नंबर तो हिट होगा ही होगा। तो हम उस चीज़ से दूर रह के हम अपनी जो वीकली क्लासेज होंगी, एक छोटी कोशिश है हमारी, हो सकता है हम उसमें कितना कामयाब हो ना हो वो एक फर्दर डिस्कशन है, लेकिन हम अपने आप को रिवाइज करते रहेंगे कि हाँ भाई हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ कि इस हफ्ते मार्केट का इतना डाउन जाने का कारण क्या था। फंडामेंटल आपने पिछले हफ्ते मैंने बताया था ना कि जो आप रीड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फंडामेंटल क्या है, मार्केट में कभी भी पैनिक होगा ना तो मार्केट डाउन जाएगी। इस हफ्ते पैनिक क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, कोविड की वजह से। सिंपल थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको, चाइना में कोविड का वेव आ चुका है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उल्टी सीधी खबरें लोग टीआरपी के लिए क्या करते हैं कि आपके सरफेस पे आने लग शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों के सामने आने लगती हैं। तो लोग अभी जो पैनिक क्रिएट हुआ था पिछले 2 सालों से उसको भूले नहीं है, उस ट्रॉमा को। तो लोगों के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा केयर का एक भाव आ गया है। जैसे पिछली बार हमारे यहाँ जब कोविड आया था तो लोगों ने गवर्नमेंट को जो ब्लेम करना शुरू किया तो क्या बोला कि आप लोगों ने हवाई अड्डे पे स्क्रीनिंग नहीं किया, अगर आप स्क्रीनिंग करते तो पता चल जाता। फिर ये बोला गया कि आपने चाइना से फ्लाइट क्यों नहीं बैन कर दी। फिर तीसरा टर्म ये यूज़ किया गया कि भाई चाइना से तो लोग
हमने फ्लाइट बैन कर दी, बट उनका क्या, जो बंदे पहले चाइना से पहले सिंगापुर चले गए, लोग भी तो चालाक है ना। अब उन्हें पता लग गया कि इंडिया में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तो क्या करते हैं, वो चाइना से सिंगापुर चले गए, सिंगापुर नहीं गए यूएस चले गए, और फिर वहां से इंडिया आ गए। तो सरकार को ये भी बोला गया कि आपने सारी फ्लाइटें क्यों नहीं बैन कर दी। तो सरकार भी सोच रही है कि भाई पिछली बार हमने क्या क्या गलतियां की। अब वहां से खबरें कैसी आ रही हैं, इतना ज्यादा चाइना में कोविड का जो सिंड्रोम है वो इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि मतलब कि डेली 50,000 लोग मरेंगे। ठीक है, इस तरीके का सीवियर कंडीशन हो गया है। लाखों लोग, मतलब डेली टेस्टिंग हो रही है, 10-10 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है, 1-1 लाख लोग उसमें मिल रहे हैं। अच्छा, चाइना क्या है, एक प्रकार से मीडिया फ्रेंडली जोन नहीं है। वहां पर जो सूचनाएं होती हैं उसको सरप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो अब वहां से कोई सही खबर आ नहीं रही है। कोई कह रहा है कि 1 लाख लोग मर गए आज, कोई कह रहा है 5,000 मर गए, कोई कह रहा है 2,000 मर गए। एक्चुअल चाइनीज गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरह नहीं कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। आप पिछले कोविड में भी देखोगे, यूएस की गवर्नमेंट बैठ के बताती थी हर रोज कि आज ये हुआ, इंडियन गवर्नमेंट बताती थी, लेकिन चाइना में कभी आप नहीं देखोगे। तो जब कोई आदमी अपने पक्ष को रखेगा नहीं, तो ज्यादातर क्या होगा कि उसके पक्ष को लोग गलत भी पेश करते हैं। तो कितना ग्रेविटी है इस संकट का, ये चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं पता है। तो जनता, जो बाहर की जो पब्लिक है, जो बाहर की जो दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अपना एजम्पशन लगा रही है। समबडी सेइंग कि भाई बहुत मतलब खराब है इस सिचुएशन, कोई कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, खराब चीज को पकड़ के चल रहे हैं। मार्केट में क्या पैनिक क्रिएट हो गया, मार्केट एक्स्ट्रा केयरफुल स्टेप ले रही है। ठीक है, और क्यों ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्स्ट्रा केयरफुल ले रही है। अभी तक इंडिया के अंदर जो कल की न्यूज़ है उसमें जो उनका वेरिएंट है V7 या जो भी वेरिएंट का नाम है, वो एक भी केस अभी तक हमारे यहाँ नहीं मिला है। ऑल्दो जो डेली कोविड का कैलकुलेशन होता है, जो चार्ट आता था, वो आए हुए काफ़ी दिन हो गया। पहले तो आता था ना, अखबार के मेन पेज पे आता था, आज इतने मरीज मिले, इतने पॉजिटिव हुए, इतने रह गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हो चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल गांधी को कि भाई अपनी यात्रा स्थगित कर लीजिए, एक्स्ट्रा केयर। ठीक है, उसका पॉलिटिकल मायना हो सकता है, वो अलग विषय है। अगले ही दिन प्रधानमंत्री की बैठक हो गई कल, और आज फिर नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक, सिविल एविएशन की मिनिस्टर की बैठक हो चुकी है। तो जब एक्स्ट्रा तरीके से प्रिकॉशन कोई लेगा तो मार्केट में एक तरीके से क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा। और जब मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा तो मार्केट में बिकवाली होगी। क्या होगी, बिकवाली, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग। क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग। लोग अपना माल बेच बेच के निकल रहे हैं, जो रेट मिल रहा है निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कल का नहीं पता, कल पता नहीं और कितना गिरे। तो मार्केट डाउन जाने का एक कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, 2008 में लेमन ब्रदर करके एक बैंक था, उसका डिफॉल्ट होने के बाद जो रिसेशन आया, जिसको मंदी कहते हैं, वो रिसेशन आज तक गया ही नहीं। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे वो रिसेशन रहा। ठीक है, जब लेमन ब्रदर ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, यूएस में रिसेशन आया, कुछ असर हम पे भी पड़ा। फिर हमें एक टाइम लगा कि नहीं 2011 बजे हम मंदी से बाहर आ गए, लेकिन एक्चुअली में हम आए नहीं। मंदी जो है, जो आर्थिक कमजोरी है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है, वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्से में वो रहा। जैसे ग्रीस डिफॉल्ट हुआ, यूरोपियन कंट्रीज को उसने पकड़ा, पेमेंट डिफॉल्ट हुआ ग्रीस का। फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में गया, फिर होते 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 वो एशिया में आया, एशिया में भी काफ़ी कंट्रीज को उसने हिट किया। ठीक है ना, क्योंकि आज की दुनिया क्या है, ग्लोबली क्या है, हम एक हैं। ठीक है ना, अगर यूएस के अंदर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन हमें अगले ही मतलब 24 घंटे के अंदर हमें दिख जाएगा, मार्केट खुलते ही दिख जाएगा। ये समझो कि रात को 10 बजे अगर डॉव जोन्स प्लस जा रहा है तो सुबह जो हमारी मार्केट बीएससी खुलेगी वो प्लस में ही रहेगी 90%। तो क्या हुआ, रिसेशन अभी हमारा गया नहीं है। एक्चुअल में सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये मौजूद रहा है। अभी ग्लोबल स्लोडाउन का दर्द और असर आएगा, लोगों को इस बात से फिक्र है। लोग ट्रेड तो कर रहे हैं, लोग पॉलिसीज तो बना रहे हैं, गवर्नमेंट एक्ट तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट जो हैं वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक बड़ा हिस्सा जो चंक है वो ये कह रहा है कि अभी स्लोडाउन आएगा, रिसेशन आएगा, ग्लोबल स्लोडाउन आएगा और इकोनॉमीज कई कोलैप्स होंगी। ठीक है, इसका मैं आप एक एग्जांपल देता हूं। जापान की जो फेडरल बैंक है उसका जो चीफ था
वो 2013 से जो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो अभी मारे गए शिंजो आबे, उनके समय से उनको चीफ बनाया गया। पिछले 8 साल से 9 साल से वो चीफ हैं, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया, अभी फिलहाल उनको हटाया गया है। क्यों? येन जो जापान की करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिवेल्युएट हो गई है डॉलर के मुकाबले, यानी करेंसी कमज़ोर हो गई है। करेंसी कमज़ोर कब होती है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। जापान में इन्फ्लेशन अपने 1 टाइम हाई पे है। तो जापान जो है दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। अब जब वहाँ पहुँच गया, आप जर्मनी में चले जाओ, जर्मनी में ज़बरदस्त स्लो डाउन है। आप फ्रांस में चले जाओ, यूके में चले जाओ, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो डाटा आया है उसके अंदर इन्फ्लेशन यूके का रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन है, ठीक है। नेगेटिव में ग्रोथ है, पॉजिटिव में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ ही नेगेटिव होगी। तो वहाँ का जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो इस्तीफा देके जा चुकी है। अब इस ऋषि सुनक से पहले जो मैम थी वो पूरा गवर्नमेंट जो है वित्त मंत्री से लेके हर बंदे रिजाइन दे दे, भाई हमारे से स्थिति कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा, जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो चाहे वो अर्जेंटीना हो, वहाँ भी बुरी तरीके से मंदी छाई हुई है, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे मैं आपको उस बात पे ला रहा हूँ, इससे इंडियन मार्केट क्यों इफेक्ट हो रही है। इंडियन मार्केट इफेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हम ट्रेड करते हैं, 12 से 15 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है। हिंदुस्तान की हर बड़ी कंपनी आज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर उन कंपनी की वैल्यूएशन गिरेगी तो उनका घाटा बढ़ेगा। जब उनका घाटा बढ़ेगा तो वो एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे तो आप अगर दुकानदार हो तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। जब उसकी नौकरी चली जाएगी तो क्या खरीदेगा वो। तो इसलिए ये इतनी बड़ी जो हम स्टोरी आपको बता रहे हैं वो ये मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ कि क्यों ऐसे हो रहा है। ग्लोबल क्राइसिस क्या है, ये आपको और मुझे कैसे इफेक्ट कर सकता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि कोविड के टाइम पे एक जो इकोनॉमिक्स हैं उनका एक जो सेक्शन है वो ये भी कह रहा है कि कोविड के टाइम बिजनेस एकदम रुक गया, सब कुछ एकदम बंद हो गया। तो जब हम खुले ओपन अप हुए, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो फिर बिजनेस शुरू हुआ। तो वो स्पीड से शुरू हुआ। मान लो सपोज करो कि आप लोग अपने घर में बंद हैं और आपके गली में कोई दुकान है और 1 घंटे के लिए आपको छोड़ा जाता है कि भाई ठीक है अब कर्फ्यू हट गया आप जाइए। तो 1 घंटे तो दुकानदार की इतनी ज़बरदस्त सेल होगी कि वो सोचेगा यार मेरा तो 2 दिन से बड़ा ज़बरदस्त सेल हो रहा है। लेकिन वो उसके कारण के पीछे नहीं जा रहा कि भाई 2 महीने से बंद कर रखा है, अब तो 2 दिन सेल होएगी तेरी ना। अब वो क्या करता है, 2 दिन का उसका गल्ला कितना होता है, 2 लाख का हो जाता है। वो भाग के क्या करता है, 5 लाख का माल ला के रख देता है कि तीसरे दिन भी सेल होगी। लेकिन डिमांड तो जो थी वो खत्म हो गई ना 2 दिन में। भाई 2 दिन में लोग टूट के आके अपना सेल करके चले गए। अब जो है दुकानदार के पास वो फिर एक्चुअल सेल आएगी। लेकिन जब काम धंधे खुले तो लोग एकदम से पहुंचे। मान लो मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं 6 महीने अपना संकोच कर गया, लेकिन जब मेरी सैलरी मिलनी शुरू हुई, लॉकडाउन के बाद मेरी नौकरी लगी, सैलरी मिलनी शुरू हुई, मैंने एक की जगह 3 मोबाइल खरीद लिया। हो सकता है मैंने 20,000 रुपये की मोबाइल की जगह 50,000 खरीद लिया, मुझे पैसे का अंदाजा ना लगाओ। तो उस टाइम तो मोबाइल कंपनियों के शेयर बढ़े, ग्राफ बढ़ा, आमदनी बढ़ी उनकी। उन्होंने एम्प्लॉय रखे, प्रोडक्शन पूरा करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए ना, उन्होंने एम्प्लॉय रखने शुरू कर दिए। जब एम्प्लॉय शुरू रखने लगे तो उन्होंने एक्चुअल में वो रूट कॉज के ऊपर नहीं गए कि ये जो तेजी है कुछ दिन की है, क्योंकि काफी दिनों की बंदी थी, लॉकडाउन था, एकदम से तेजी आ गई। रूट कॉज क्या है, ये आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल। इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता, ठीक है ना। आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं ना, यानी कृत्रिम बनाई गई है डिमांड, एक नेचुरल डिमांड नहीं है। मान लो एक इलाके में 10 घर हैं और उस इलाके में एक परचून की दुकान है और उसकी डेली की सेल 1000 रुपये है, तो 10-15% ग्रोथ उसकी बनती है साल में, क्योंकि 10,000 जो हैं उनके यहाँ पे आबादी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो 10,000 रुपये की सेल अगर उसकी कितनी हो जाती है, 2 लाख रुपये हो जाती है, तो उस दुकानदार को समझना चाहिए कि भाई ये आर्टिफिशियल है। कोई शादी ब्याह हुआ होगा, गेस्ट आए होंगे तो सेल हो गई है। अब मैं आज 2-3 लाख रुपये 2 महीने से कमा के, इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं कहीं 1 करोड़ का प्लॉट बुक कर दूंगा। मेरी एक्चुअल कमाई तो 10,000 रुपये डेली है, ठीक है ना। ये लोग किसी शादी ब्याह में यहाँ पर आए हैं और 2-3 महीने का सीजन है, सीजन के बाद मुझे एक्चुअल उसी पे आ जाना है या उससे 10-5% की ग्रोथ लेके चलनी है। लेकिन यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री ने गलती क्या की कि जब काम आना शुरू हुआ तो लोगों ने अलूल जलूल खर्चे करने शुरू कर दिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट, मतलब जहाँ 1 एम्प्लॉय की ज़रूरत है वहाँ 4 रख लिए, ठीक है, चलो भाई काम आ रहा है। लेकिन फिर जब डिमांड अपने एक्चुअल उस पर आ गया, एक्चुअल ग्राफ पे आ गया, तो लोगों को पता लगा कि भाई अब तो हमें ले ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
ले ऑफ मतलब निकालना पड़ेगा बंदों को। अब बंदों को जब हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार होंगे। अब जब बेरोजगार होंगे तो उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। अब जब परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा भाई, माल काम धंधे रहेंगे नहीं, फिर बिक्री कम हो जाएगी दुकानदारों की बिक्री कम हो जाएगी तो वो अपने खर्चों में कटौती, मतलब एक मिला जुला के मंदी चारों तरफ आएगी। वही मंदी अभी आई हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या है, यूएस में क्या किया कि जब लॉकडाउन आया तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपने लोगों को 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार डॉलर दे दिए। उन्होंने क्या किया, वो डॉलर उठाए और उसको इकट्ठा किया और इंडिया में आके, जो इंडिया जैसी मार्केट है वहाँ शेयर खरीदने शुरू कर दिए। अब वहाँ से जब इंडियन मार्केट में अचानक पैसा आया तो ये शेयर पंप हुए, रिटर्न देने लगे। इस रिटर्न से उन्होंने अपने मतलब अखराजात पूरे किए, खर्चे पूरे किए। लेकिन जब देखा गया कि जब खर्चे पूरे होने लगे तो साथ ही साथ क्या हुआ कि महंगाई भी बढ़ी, क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो फिर यूएस फेड ने क्या किया, रेट्स को, रेपो रेट को घटाना शुरू कर दिया, कट करना शुरू किया, रेट कट करने लगे। जो अभी हो रहा है आप देखते हैं ना 50 बेसिस पॉइंट, 50.30 ऐसे कम हो रहा है ना हर हफ्ते। तो रेपो रेट जब कम होने लगा तो उनकी किस्तें महंगी हो गई, लोन महंगे हो गए। जब लोन महंगे हो गए तो उन्होंने फिर क्या किया, इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया। तो शेयर मार्केट एक्चुअल उस पर आना शुरू हो रहा है अब, जो आप देख रहे हो। और क्या हुआ, नॉट केवल शेयर मार्केट, उनको लोन मिलना बंद हो गया तो उन्होंने भी फिर सामान खरीदना छोड़ दिया। जब सामान खरीदना छोड़ दिया तो फैक्ट्री में ताले लगने शुरू हो गए। वही हो रहा है। अब ले ऑफ प्लान क्या है, कुछ बिजनेस ऐसे भी आए जो कोविड की वजह से आ गए। उस टाइम तो बहुत हिट हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, जब कोविड खत्म हो गया, सब लॉकडाउन ओपन हो गया तो बिजनेसेस भी खत्म हो गए। जैसे आप एक बायजूस का एग्जांपल ले लो। बायजूस बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ की 2020 में, क्योंकि हर माँ बाप को बच्चे को स्कूल दिखाना है। उन्होंने कहा चलो भाई एक हम पेड ट्यूशन कैंपेन ले लेते हैं। तो पेड ट्यूशन का जो सिस्टम इन्होंने चालू किया कि आप अपने बच्चे को घर पे ही रखिए और हम आपको एक टैब दे देंगे, उसके अंदर बड़े इन्फॉर्मेटिव तरीके से कोर्स मटेरियल दे देंगे, आपका बच्चा उसे इंटरेक्ट करेगा, बच्चे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ बाप ने क्या देखा कि भाई ये तो बिगड़ रहे हैं, 1 घंटा टीवी देख रहे हैं, मतलब 24 घंटे में 1 घंटा देख ले रहे हैं और बाकी 23 घंटे अपने उल्टी सीधी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो माँ बाप ने जब स्कूल खुला तो स्कूल की तरफ रुख कर दिया बच्चों का, मोबाइल छीनने लगे। तो ऑनलाइन कोर्सेज की मांग घट गई। जो बायजूस में लड़के लगे हुए थे जिनको 1-1 लाख रुपए का पैकेज दिया गया महीने का, वो बेरोजगार होने चाहिए शुरू हो गए। आज इस बार बायजूस ने 13,000 एम्प्लॉय, कितने 13,000 एम्प्लॉय निकाल दिए पिछले महीने एक झटके में। अब सोचो मिनिमम सैलरी बायजूस कितनी देता था, लाख रुपए, 80,000 रुपए, 70,000 रुपए, वो सारे पैसे कहाँ गए। अब वो 13,000 लोग जब बेरोजगार होंगे और मान लो किसी मोहल्ले में हो वो, तो पूरा इलाका बैठ गया ना, पैसे ही नहीं है तो खर्च क्या करोगे। इसी तरीके से आप जूम एप्लीकेशन जो जिस कंपनी ने बनाई होगी, पहले जूम ज़रूरत थी, अब वर्क फ्रॉम होम खत्म होता जा रहा है, वो भी कम खत्म, एक्चुअल नहीं रहा ना। मैं मानता हूँ कि मान लो कि 100 कनेक्शन होंगे कोविड से पहले, कोविड के बाद वो 300 हो गए, तो एक्चुअल अब कितना रह गया, 150। इससे तो 50 बढ़ाई, लेकिन इतना तो नहीं हुआ ना। जो जूम क्लासेस हमारी महीने में हम लोग भी करते थे, तो अब हम लोग क्या किए, 2 महीने में एक बार कर लेते हैं, कभी शौकिया तौर पे कि चलो भाई एक बार यूनाइटेड हो जाते हैं। तो अब मान लो एज ए कंपनी ऑनर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी यार मैं एक जूम का पैकेज ले लूँ। अगर मैंने ले लिया होगा तो मैं अफसोस करूँगा कि बेकार ही ले लिया और इसको सरेंडर कर देते हैं, रिचार्ज नहीं कराएंगे इसका। और अगर मैंने नहीं लिया तो मैं क्या करूँगा, अच्छा हुआ नहीं लिया, 2 आदमी को और सलाह दूंगा कि मत लेना। तो जो टेक बेस्ड कंपनियां हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, इसीलिए विप्रो गिर रहा है, इसीलिए इन्फोसिस गिर रहा है। गूगल, फेसबुक ने 20-20 हज़ार एम्प्लॉय निकाले हैं, ट्विटर ने 10,000 एम्प्लॉय निकाले हैं अपने, ट्विटर इंडिया ने तो अपने आधे एम्प्लॉय को घर बैठा दिया। तो भाई जब इतने लोग बेरोजगार होंगे, आप समझो टेक कंपनियों का 80% शेयर हमारे यहाँ से आता है। मतलब सर्विस सेक्टर जो हमारा है ना, उसमें टेक कंपनियों के लड़कों का मतलब हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश को सॉफ्टवेयर निर्यात करता है ना, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जब यूएस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा इन लोगों को, तो यहाँ की कंपनियों का खर्चा कैसे चलेगा, फिर ये भी अपने एम्प्लॉय हटाएंगे, तो वहाँ भी रिसेशन आएगा। तो मिला जुला के क्या है, रिसेशन बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बैंकों पे एक्सट्रीम प्रेशर है, जब आप की नौकरी चली जाएगी, आप किस्तें नहीं भरोगे,
आपके काम धंधे जब पिटने लगेंगे एज ए बिजनेसमैन, आप बैंक का लोन नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? एनपीए बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसे लोन जिनका रिवर्ट नहीं मिलेगा बैंकों को। पहले ही बैंकों पे बहुत ज़्यादा एनपीए पड़ा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे बैंकों के ऐसे बंदे हैं जो पैसे लेके, बड़े बड़े पूंजीपति से लेके छोटे छोटे लोन वाले लेके भागे हुए हैं, रिकवरी में पैसा पड़ा हुआ है। बैंक अपनी बुक क्लियर करने के लिए क्या कर रहा है? उनको राइट ऑफ कर दे रहा है, साइड कर दे रहा है, ताकि हमारा मतलब बैलेंस शीट एकदम साफ नजर आए। वो पिछले से ही परेशान है, करीब करीब 12 लाख करोड़ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ज़्यादा का बुक में कंट्रोल आ चुका है, पैसा राइट ऑफ हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1% आया है। कितना आया है? अब बताओ, फिर इस साल फिर बढ़ेगा। जो एम्प्लॉय भाई किसी कंपनी में काम कर रहा है, 4 लाख रुपए उसकी पैकेज है, 48 लाख का पैकेज है, 4 लाख रुपए सैलरी, जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, तो उसने लोन भी तो उस हिसाब से लिया होगा। किस्त होगी उसकी 2-2.5 लाख रुपए। मान लो अगर 100 बंदे ऐसे मिल गए, 2.5-3 करोड़ रुपए डूब गए बैंकों में। 100 तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, ऐसे एम्प्लॉय। और जो एम्प्लॉयर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े सेठों ने प्लांट लगा रखे हैं, कई 100 करोड़ रुपए ले रखे हैं, जब उनकी कंपनी नहीं चलेंगे पैसे कहाँ से देंगे वो? तो बैंकों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे रिसेशन आया हुआ है। आप बस इतना समझ जाओ, आप मार्केट चला ले जाओगे। इस हफ्ते हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। क्यों किया? मार्केट गिरी लेकिन हमने बुक किया। वी आर वेरी हैप्पी बाय द ग्रेस ऑफ सत्यसी साईं बाबा, हम लोगों को प्रॉफिट मिला। लेकिन क्यों मिला? क्योंकि हमने मार्केट के फंडामेंटल को पकड़ा। अगर हम इस चीज़ पर चले गए कि मार्केट 43,000 से नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? सट्टाबाजी, गैम्बलिंग। तो यहाँ पर फिर आपको लॉस होगा, ठीक है। अगर आप यहीं तक रह गए कि नहीं मार्केट गिरेगी मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, मार्केट उठेगी मैं ये चीज़ ले लूँगा, इसको समझना बहुत आसान है। बस आप डेली रूटीन में अपनी चीज़ों के साथ चीज़ों को कनेक्ट करें, ऑब्जर्व करें और फिर चीज़ों को एब्जॉर्व करें अपने अंदर, ठीक है। तो आप 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में कभी भी लॉस नहीं कीजिएगा। मैं इसको गारंटी बता रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद हमारी वीडियो आएगी तो हम बाकायदा आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है ना, कि भाई देखो भाई हमारे व्यूवर्स, हमारे कितने प्रॉफिट हमने बुक किया, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। 10,000 20,000 से आप बीजीटी के अंदर हमारे नीचे दिए गए लिंक्स पे अकाउंट खुलवाइए, अपने अकाउंट में पैसे रखिए। हमारे जो डेली टेलीग्राम पे और हम अपने यूट्यूब चैनल पे बराबर शॉर्ट्स डालेंगे, आपको शेयर बताएंगे, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको 100 में से 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए इसके लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको कॉल करेंगे, आप हमारे को इतना सर्विस चार्ज दीजिए, ये दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप बस हमारी वीडियो निरंतर देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में अगर आप 15,000 रुपये भी लगाते हैं तो महीने में 20,000 रुपये कमाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।